हेलो एवरीवन, जय हिंद। जैसे कि आप लोगों को हम बताते हैं कि आप लोगों को इस चैनल में जेक बोर्ड की ओर से क्लास 8 हो, 9 हो या फिर 10 आप लोगों को मॉडल सेट का सोल्यूशन मिलेगा। तो थोड़ा सा लेट हो गया, पर आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों को इस चैनल में हर एक सब्जेक्ट का सोल्यूशन मिल जाएगा। और आप लोगों को हम बोर्ड में सोल्यूशन देंगे, और संस्कृत का हो, सोशल साइंस का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का, मैं कोशिश करेंगे कि जल्दी सब सोल्यूशन आप लोगों को हम वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो आज का जो हम लोग ये वाला वीडियो, ये हम लोग का साइंस सेट 1। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो सेट 1 में हम लोग को पढ़ना है क्या, किस टाइप से एग्जाम होगा, किस तरह से उसका सेट में क्वेश्चन पैटर्न है, उसको हम समझते हैं। तो हम लोग का सब्जेक्ट क्या है आज? साइंस का साइंस। ठीक है, सेट 1। और ये कौन सा एग्जाम का है? टर्म 2, जो हम लोग का किसका होगा? सब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पे बताते रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक ये आप लोगों का जाएगा सेक्शन 1, सेक्शन है। ये रहेगा आप लोगों का 2 into 5, यानी 2 5 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, उसके बाद यानी 7 गो क्वेश्चन रहेगा, 7 में से आप लोगों को 5 गो का जवाब देना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 से रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक। ठीक, और ये वाला रहेगा आप लोगों का सेक्शन रहेगा आप लोगों का बी। उसके बाद जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 से, क्वेश्चन नंबर 9 से आ जाएगा आप लोगों का, कोई 9 बोलते हैं, 8 हो गया। उसका 15 से 19 सेक्शन हो जाएगा आप लोगों के इधर सी। तो यहाँ देखिए कितना क्वेश्चन है आप लोगों का? 15 16 17 18 19, कितना हो जा रहा है? 5 गो ना। तो इस सब रहेगा आप लोगों का 4 गो, तो 4 गुना या फिर 5 गुना 4 बोलेंगे, 20 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर आप लोगों का रहेगा 2 गुना 5, 2 5 10, 10 10 20 और 20 40 मार्क्स का यहाँ से आप लोगों को पूछा जाएगा। 10 मार्क्स इंटरनल वाला जो था, और आप लोगों का सेमेस्टर 1 का भी एग्जाम का उसका 40 मार्क्स रहेगा। तो इस टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। तो हम लोग अभी जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सेक्शन ए को हम जानते हैं। ठीक है, उसके आंसर को ढूंढेंगे। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है विद्युत आवेश कैसा मात्रक लिखिए और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। तो विद्युत धारा कैसा है मतलब सबको पता था, क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? विद्युत धारा कैसा है मात्रक? कूलम। 1 नंबर में क्या जाएगा आंसर हम लोग का? 1 का आंसर कूलम या कूलम बोलते हैं। ठीक है, कूलम या क्या बोलते हैं हम लोग? कूलम में बोलते हैं, जो भी है। और इसमें फिर क्या बोला गया है? उसके बाद उसी क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना विद्युत आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, सी यही हो गया आप लोगों का आंसर। 1 नंबर का आंसर आप लोगों को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत आवेश कैसा मात्रक हो जाएगी आप लोगों का? कूलम। और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम होता है, कितने कूलम के बराबर होता है बोलेंगे तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, वोल्ट मीटर का उपयोग कौन सा भौतिक राशि मापने के लिए किया जाता है? इसे विद्युत परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो दूसरा का आंसर देखें। दूसरा का आंसर हो जाएगा किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। लिख दे रहे हैं दूसरा नंबर, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर कोई भी 2 बिंदु के बीच की विभवांतर को मापने के लिए किसके विभवांतर को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका? वोल्ट मीटर का किया जाता है। ये हम लोग का आंसर है क्या? फिर देखिए उसी क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है? मापने के लिए किया जाता है। फिर आगे इस विद्युत परिपथ को मतलब इसे विद्युत परिपथ में किस प्रकार समायोजित किया जाता है, और इसको बता देना कैसे समायोजित किया जाता है? श्रेणी श्रेणी क्रम में। कैसे?
श्रेणी क्रम में समायोजित किया जाता है। तो देखिए सबका जो आंसर है आप लोगों को बोर्ड में तो इतना लंबा अगर हम लिखते जाएंगे तो आप लोगों का लेट होगा, इसलिए क्या कि इसका हम नोट्स हम बोल के जाएंगे और इसका जो नोट्स है ये नोट्स इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन होगा थर्ड नंबर में क्या बोला गया है, एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए, एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके आंसर आप लोगों को सबको जानना चाहिए जो इस बार क्लास 10 में। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या हो जाएगा, बोलिए आप फिल्म, मरकरी, क्या हो जाएगा, मरकरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हम लोग का मरकरी। ये सब बिजी आप लोगों का सेक्शन 1, इसमें ज़्यादा लिखने का होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था हम लोगों का क्वेश्चन, एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान पर क्या द्रव अवस्था में पाया जाता है, मरकरी हो जाएगा आंसर। अगला 4 नंबर में क्या बोला गया है, एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्किन एल्किन एल्काइन होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-1, CnH2n-2 क्या होता है, CnH2n-2। एल्काइन क्या होता है, एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए C4 देंगे, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख लेते हैं C4H6, ठीक है। इसको कैसे आएगा देखिए, C4 कार्बन क्या इतना है, कार्बन यहाँ पे 4, तो H क्या हो जाएगा 2n है ना, 2 इंटू n का वैल्यू कितना हम लोग का, n का वैल्यू 4 -2 बराबर C4H कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8 में 2 घटाएंगे तो 6, तो यही वाला आ गया हम लोग का C4H6। तो हम लोग का एल्काइन का सूत्र क्या हुआ, C4H6, ठीक है। ये चौथा नंबर था। 5वां नंबर में बोला गया है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किन पौधा का चुना। मेंडल एक वैज्ञानिक था जो पौधा को क्या अपना प्रैक्टिकल जो करता था, तो वहाँ पे वो यूज़ किया अपना प्रयोग में, कौन सा पौधा का यूज़ किया बोला गया, मेंडल एक वैज्ञानिक का नाम था जो कौन सा पौधा का यूज़ किया था, मटर के पौधे। 5 का आंसर हो जाएगा आपका मटर। 5 का आंसर का मटर के पौधे। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 6 नंबर बोला गया है, एक जैव निम्नीकरण या पदार्थ का नाम उदाहरण दीजिए। जैव निम्नीकरण क्या हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोबर, ठीक है, गोबर हो गया। और लास्ट हम लोग का सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन बाकी है 7 नंबर, ठीक है। लास्ट 7 नंबर क्या बोला गया है, उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किन पर निर्भर होते हैं। उत्पादक जो होता है अपने ऊर्जा के लिए किन पर निर्भर रहता है, तो आपको सीधा सीधे बता देंगे, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण बोले तो हो जाएगा, क्या जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश अब कैसे होगा भी बता देते हैं, संश्लेषण कैसे होगा। अब देखिए कोई भी जो उत्पादक होता है, यहाँ बोला गया उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होता है। अगर मान के चलिए प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं तो उत्पाद में क्या ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा आपको तो कहाँ पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना तो ऊर्जा नहीं बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण मान के चलता है, इसका आंसर हो गया। तो आप लोग यहाँ पे सेट ये खत्म हो जाता है, कौन सा, सेक्शन 1 खत्म हो जाता है। आप लोग सेक्शन 1 में कितना था, क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक, 7 में से किन्हीं भी अगर 5 के अगर आप सही से आंसर देते हैं तो आप लोगों को 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 2 में चलते हैं। सेक्शन 2 यानी सेक्शन बी बोलेंगे, जहाँ पे आप लोगों को प्रश्न कितना से 8 से 15 तक रहेगा। इसमें भी लोगों को कितना का आंसर देना होगा, इसमें भी लोगों को 5 का आंसर देना होगा, 5 गुना 2 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इतना सा लंबा होगा, बस इसको लिखते जाएंगे हम लोग, ठीक। अब देखिए इसका जो हम लोग का 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग। क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको समझते सबसे पहले देखें। क्वेश्चन में बोला गया है एक एम्पियर की परिभाषा लिखी। एम्पियर किसे कहते हैं, उसका परिभाषा लिखना है। किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरता है। तो इसका देखिए जो डेफिनेशन होगा, डेफिनेशन इससे होगा, एक एम्पियर धारा उस विद्युत धारा के बराबर होती है। एक एम्पियर धारा उस विद्युत धारा के बराबर होती है जो किसी चालक के, कोई भी जो चालक जिसके माध्यम चल रहा है, जो किसी चालक के परिच्छेद से कितना 6.2
25 इंटू 10 की पावर 18 यानी 1 कूलम इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम्पियर, 1 एम्पियर बोलेंगे। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। अगर आप लोगों को अगर नहीं लिखे तो आप लोग क्या कीजिए, उसको ये जो नोट्स आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में दे देंगे, वहाँ से आप लोग इसको उतार सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे तो इसे जो सॉल्व करने का, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि किसी परिपथ में धारा की गणना करें यदि 500 कूलम आवेश 10 मिनट में इससे होकर गुजरती है। तो इसका हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए आसान है, यहाँ देखिए क्यू दिया गया, क्यू कितना दिया गया हम लोग का 500 कूलम, 500 कूलम क्यू दिया गया। क्यू हम लोग कैसे निकालें, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि आवेश यानी इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं ना, आवेश कितना 500 कूलम है, और समय यानी टी इक्वल टू कितना दिया गया हम लोग का, टी 10 मिनट, 10 मिनट, मिनट के क्या में चेंज करें, सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं उसको हम लोग 60 से गुना करते हैं, 10 गुना 60 बराबर 600 सेकंड। ठीक है, अब टाइम और सेकंड मिल गया। अब आई क्या निकालने बोला गया हम लोग को, क्वेश्चन बोला गया है किसी परिपथ में धारा की गणना, धारा यानी आई गणना करना। ठीक है, हम लोग क्या गणना करना, आई। तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है, आई इक्वल टू होता है हम लोग का क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो क्यू का वैल्यू कितना हम लोग का 500 बटा टी का वैल्यू क्या हम लोग का, टी का वैल्यू क्या 600, दीजिए कट गया। और 6 से इसको जैसे भाग दीजिएगा आप लोगों का आंसर आ जाएगा 0.83, 0.83। और इसको हम लोग धारा बोला गया इसलिए एम्पियर से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या निकल गया हम लोग का, आई इक्वल टू 0.83 एम्पियर। ये क्या गया हम लोग का आंसर हो गया। तो 8 का आंसर हो गया। ये देखिए हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व किए, लेकिन इसका जो डेफिनेशन था 1 एम्पियर का डेफिनेशन उसका हम बोल देते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, क्या होता है, 1 एम्पियर धारा उस विद्युत धारा के बराबर होती है, 1 एम्पियर धारा उस विद्युत धारा के बराबर होती है जो किसी चालक के प्रतिशत से 6 गुना 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड गुजरने पर उत्पन्न होती है। अगर आप लोगों को असुविधा हो रहा लिखने के लिए, ठीक है, आप लोग लिख लें। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उनका सेक्शन बी में ही, सेक्शन बी में कौन सा नंबर, 9 नंबर। ठीक, सेक्शन बी में 9 नंबर, 9 नंबर में 2 क्वेश्चन है, ए और बी क्या हुआ था। 9 का ए को पहले बनाएंगे, फिर हम लोग 9 का बी को करेंगे। 9 क्या हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर, या फिर कॉज इसको बोलेंगे। ठीक, 9 के में क्या बोला गया उसको हम समझते हैं। सबसे पहले निम्न को स्पष्ट करें, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो आप लोगों को बता दें इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर किसी भी तार का प्रतिरोध उसके जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, तो आप लोगों को बता दें यहाँ पे सटीक आंसर बता दे रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा क्या रहेगा, तार रहेगा जो जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना अधिक होगा, और जितना कम होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। तो इसका आंसर होगा आप लोगों का 9 के ए नंबर। देखिए 9 के ए नंबर में क्या हो जाएगा, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी होने पर प्रतिरोध घट जाता है। अगर मान के चलिए किसी भी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट, ठीक है, अगर तार का जो मोटाई अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, मोटाई अगर अधिक है, ठीक, तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, अधिक होगा। अगर मोटाई अगर कम हो जाएगा, पतला है, ठीक है, पतला है, तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि जो किसी भी तार का प्रतिरोध उसके क्या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर प्रतिरोध में बढ़ जाती है, फिर प्रतिरोध में वृद्धि होती है। अगर उसका अनुप्रस्थ काट में क्षेत्रफल में कमी आता है तो उसका प्रतिरोध में भी कमी आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला हम लोग का बी नंबर, 9 के बी। 9 के बी नंबर क्या बोला गया है, 9 के बी में बोला गया किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई भी जो क्या बोलेंगे उसके जो कारक कौन कौन से कारक पर निर्भर रहता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी लंबाई, इसका लेंथ जो लंबाई होगा लंबाई पर निर्भर रहता है। उसके बाद क्या हो जाएगा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके बाद क्या हो जाएगा प्रकृति, उसका नेचर पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, और चालक पदार्थ होगा क्या, जो प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप लोग घबराइए मत, जब वीडियो में आपको लोगों अगर समझ में नहीं है तो कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को बता रहे हैं, नोट्स आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ बोला गया अगला नंबर यानी 10 नंबर, ठीक। 10 नंबर में क्या बोला गया क्वेश्चन, इसको समझता हूँ। 10 नंबर में पूछा गया है विद्युतीय टस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों को के तापमान, ठीक है, उसका तापमान अशुद्ध धातु के ना होकर किसी मिश्र धातु के अवयवों को बनाया जाता है। यानी किसी मिश्र धातु से क्यों बनाया जाता है, जैसे टस्टर, जिससे हम टेस्टिंग करते हैं ना करंट वगैरह, या फिर टस्टर बोले, या फिर आप लोग समझिए ना स्त्री समझ रहे आयरन, तो आयरन देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन, तो उसके नीचे जो वहाँ पर लोहा लगा होता है नीचे, और क्या से बना होता है, मिश्र धातु से बना होता है। तो क्यों बना रहा था उसको हम लोग उसको पूछा गया, तो उसको हम देखते हैं। देखिए विद्युत टस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन शुद्ध धातु के ना बनाकर एक मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। देखिए विद्युत टस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन शुद्ध धातु के ना बनाकर एक मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातु का प्रतिरोध अधिक होता है। क्या होता है, मिश्र धातु का जो प्रतिरोध होगा क्या होता है, अधिक होगा। अगर इसका गलनांक अधिक होता है, वो जल्दी गलता नहीं है। अगर मिश्र धातु का रहेगा तो जल्दी गलेगा नहीं, यानी इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। उच्च तापमान पर इसका ऑक्सीकरण नहीं होता। अगर ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो फिर भी इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो यही वजह कि विद्युत टस्टरों में क्या शुद्ध धातु का उपयोग ना करके मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो ये स्त्री इलेक्ट्रिक जो क्या आयरन जो होगा उसको जो नीचे वाला जो लोहा तो क्या क्या बना होता है, मिश्र धातु का बना रहा था, ठीक। आगे देखिए पर्यावरण हितैषी कौन सा बोला गया है, 3 पर्यावरण हितैषी अभ्यास लिखें, ठीक है। पर्यावरण हितैषी मतलब समझिए, हितैषी हित यानी पर्यावरण के हित के लिए जो भी काम होगा वही पर्यावरण हितैषी होगा। तो आप लोग उसको समझ के, लेकिन हम बस बता देना, आप लोग अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो लिखे हैं अपने से उसको हम बता दें, पर्यावरण के हित में काम करना, यानी डायरेक्ट बता दे रहे हैं यहाँ पे पर्यावरण के हित में काम करेंगे, वही क्या जगह पर्यावरण हितैषी हो जाएगा। तो इसके आंसर जगह अधिक पेड़ पौधा लगाना, पेड़ पौधा का रक्षा करना, प्लास्टिक के थैले की जगह कपड़ा या कागज़ का थैले का उपयोग करना, गाड़ी के अपेक्षा साइकिल का उपयोग करना, या फिर बोलें तो जो आप लोगों का लिक्विड से चलने वाला जो गाड़ी सब है उसके जगह पे क्या, ये जो आप आजकल जो बैटरी का जो गाड़ी है सब का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण के हित में काम कर सकते हैं, पर्यावरण को सुरक्षा कर सकते हैं। और ज़्यादा चीज़ का किसी भी चीज़ को यहाँ वहाँ फेंकने के अच्छा क्या हो, उसको हम लोग के डस्टबिन रख कर हम लोग पर्यावरण के हित में काम कर सकते हैं। इसको आप अपने से लिख सकते हैं। अगला नंबर हम लोग 12 नंबर क्या बोला गया, देखिए 12 में पूछा गया समजात अंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसको हम समझ जाएंगे। देखिए समजात अंग से आप क्या समझते हैं, विभिन्न वातावरण में रहने वाले जंतुओं के ऐसे अंग, अलग अलग वातावरण में रहने वाले, अलग अलग वातावरण में रहेगा यानी अलग अलग इन्वायरमेंट में रहने वाले जीवों या जंतुओं के ऐसे अंग, अलग अलग जो उसका अंग होगा, शरीर के जानवरों का हाथ सब क्या अंग हुआ, ऐसे अंग जो संरचना में उत्पत्ति के दृष्टिकोण से, संरचना देखने में और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से क्या होता है, एक समान होते हैं एक समान होते हुए भी कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ दिखने में एक जैसा दिखेगा, उसको उत्पत्ति भी एक ही से हुआ होगा, समान दिखेगा, लेकिन उसके काम के जो अलग अलग होगा, दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे देखिए मेंढक का एवं पक्षी के अग्रपाद रचना एवं उत्पत्ति के समान होते हुए भी मेंढक कूदने एवं पक्षी उड़ने के लिए कार्य करता है। अब देखिए मेंढक का भी जो अगला पैर सब हुआ, अगला पैर जिसको बोलेंगे उसको हम लोग अग्र, यहाँ पे बोला गया अग्रपाद यानी आगे वाला पैर सबको, और मेंढक का और पक्षी का भी आगे वाला बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका डेना सब हो जाएगा। दोनों उत्पत्ति और देखने मतलब उत्पत्ति के आधार पर क्या सेम समान है, रचना एवं उत्पत्ति आगे है, दोनों का रचना में दोनों आगे है, लेकिन उत्पत्ति भी क्या दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। मेंढक क्या कूदने के लिए काम में लाता, जबकि पक्षी वहाँ पर उड़ने के लिए काम करता है। तो इसी को क्या बोलेंगे, समजात अंग बोलेंगे, ठीक। ये हो गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन में 12 खत्म हो गया, तो क्वेश्चन 13 में फिर बोला गया। देखिए क्वेश्चन 13 में क्या बोला गया है, परितंत्र अपमार्जकों की क्या भूमिका, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है उसको हम लोग यहाँ पे बताना, ठीक है। तो परितंत्र अपमार्जकों की क्या भूमिका है उसको हम समझते हैं। परितंत्र में अपमार्जकों के मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। परितंत्र में अपमार्जक जो होता है वो मृत जीव अवशेष, जो मरा हुआ जीव है वह फिर उसके अवशेष का क्या करता है, अपमार्जन करते हैं। ये मृत शरीरों का अपने भोजन के लिए उपयोग करता है। जब भी अपमार्जक होता है क्या, मरा हुआ शरीर को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। वे जटिल कार्बन पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित, जटिल
कार्बन पदार्थों को क्या करता है, सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। अपमार्जक देखिए कोई भी चीज़ जैसे हमें लगता है कीड़ा लग जाना, कोई भी चीज़ मर जाता है उसमें कीड़ा लग जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अपमार्जक बोलते हैं। और क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, सरल कर देता है। या फिर बोलेंगे कोई मरे हुए अवशेष, ठीक है, मृत अवशेष को जो इसको क्या करता है, गलाने के लिए काम करता है। कौन करता है, अपमार्जक करता है। अपमार्जक का डेफिनेशन को लिख देते हैं, परितंत्र में अपमार्जक मृत जैव, ठीक है, परितंत्र में अपमार्जक मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये मृत शरीरों का अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। वे जटिल कार्बन पदार्थों के लिए सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में बोला गया है, निम्नों को स्पष्ट करना। पहला क्वेश्चन देखिए 14 का ए नंबर, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तन होता है। अब उसको भी जानेंगे हम लोग। कितना नंबर था हम लोगों का, 14 का बी नंबर। ठीक, आप लोगों को 14 सॉरी यहाँ पे हम 9 वाला बता रहे थे ना। हम लोग अगला क्या था, हमने 14 नंबर ना, तो 14 नंबर में क्या बोला गया है, सब 9 का भी पढ़ रहा था। 14 नंबर क्या जगह समजातीय सरणी क्या है। और समजातीय सरणी क्या है, देखिए वहाँ समजात अंग हो गया था, परितंत्र हो गया, अब समजातीय सरणी क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है। तो समजातीय सरणी क्या, इसको समझते हैं आप लोगों के 14 नंबर। ठीक, समझाते सरणी क्या है, यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थिति, ठीक है, यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्य समूह स्थापित करता है। ठीक है, यौगिक कोई भी से यौगिक हो, यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्य समूह स्थापित करता है, उसे समजातीय सरणी कहते हैं। जैसे मीथेन, मीथेन क्या हो जाएगा, CH4, वो आगे बढ़ता जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एक ही जगह उन लोगों का जो सरणी क्या लगातार जा रहा है। जैसे देखिए CH यहाँ पे क्या हुआ 4, उसके बाद C2H6, C3H8 हो जाएगा, यहाँ पे C4H10, ये आगे बढ़ता जाएगा। कौन सा फॉर्मूला से, CnH2n+2, CnH2n+2 कैसे होगा, कार्बन में क्या है, एक है, तो कार्बन एक हुआ, H2 2 × 1, तो क्या जगह 2 × 1 बराबर 2 + 2 बराबर 4, यानी CH4। इसमें भी जगह C2 बोला था, कार्बन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, H यहाँ पे 6, कैसे हुआ 2 × 2 + यहाँ पे हो जाएगा अपन लोग H4। देखो फॉर्मूला क्या है, CnH2n, 2n का वैल्यू क्या हम लोगों का 2 + 2, तो C2H 2 2 4 2 6, C2H6 हो गया। तो इसे आगे बढ़ता जाएगा कौन फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से CnH2n+2। तो ये कि एक ही को जात का सरणी हुआ ना, एक ही सरणी में बढ़ रहा। ठीक है, एक ही प्रकार्यतम समूह है इसमें, इसीलिए इसको बोला गया यौगिक हो गया। इसी को हम लोग श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, कि समजातीय सरणी बोलते हैं। यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्य समूह स्थापित करता है, उसे समजातीय सरणी कहते हैं। एग्जाम्पल बता दें आप लोगों को, क्लियर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन होगा 15 नंबर। अब 15 नंबर को हम समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 15 नंबर में बोला गया देखिए सरणीक्रम संयोजन को परिभाषित करना। सरणीक्रम संयोजन को परिभाषित करना है, एक विद्युत परिपथ में 3 प्रतिरोधों को प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, विद्युत परिपथ का तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, इसको निकालेंगे। तो उससे पहले बता रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन का दो का आप लोगों को क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन है, दोनों आप लोगों को पढ़ के बताते हैं। लेकिन अब नीचे वाला लिखिएगा, ऊपर वाला नहीं लिखिएगा। ठीक है, जब विद्युत के 2 या 2 से अधिक घटक एक इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि सब में एक ही धारा प्रवाहित हो, तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़े सभी अवयवों को प्रत्येक क्षण एक समान धारा प्रवाहित होती है। ये भी श्रेणी क्रम संयोजन का एक क्या डेफिनेशन हुआ। आगे देखिए क्या बोला, जो बुक में है या फिर हम लोग टुडे वगैरह में उसको भी लिख दिया आप लोगों को। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, यानी कोई भी एक प्रतिरोध हुआ यहाँ पे, मिटा लेते हैं। देखिए कोई प्रतिरोध हुआ, तो पहला प्रतिरोध का दूसरा छोर किससे, दूसरे प्रतिरोध का पहला छोर से क्या जाता है, जोड़ा जाता है। जब पहले प्रतिरोध का दूसरा छोर दूसरे के पहले छोर से तथा दूसरे का दूसरा किससे, तीसरे के पहले से। यहाँ पे कितना तीसरा आ जाएगा, यहाँ पे
तो तीसरे का पहले से जोड़ दिया जाता बोला जा रहा है, ठीक है। ये सब क्या प्रतिरोध हुआ, छोर से जोड़ा जाता। तो इस प्रकार का संयोजन को क्या कहता हूँ, श्रेणी क्रम। एक ही को लाइन में जा रहा है इसलिए श्रेणी क्रम बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इसको देखिए हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं हम लोग। श्रेणी क्रम संयोजन को समझेंगे यहाँ पे। वीडियो लंबा हो रहा है पर आप लोगों के लिए हमको लगता है बहुत ही अच्छा हो रहा है और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप लोगों को इस सेट में कहीं भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और तो उसका डेफिनेशन तो आप लोगों को बता दिए हैं। तो माना कि अभी मान के चलेंगे आप लोग, क्या मानेंगे, तो तीन देखिए यहाँ से लिखिएगा, माना कि तीन प्रतिरोध क्या है, R1 R2 और R3 है। क्या है, R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कहाँ जोड़ा गया, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसके बीच विभवांतर V1 V2 तथा V3 है। इसके बीच ये भी आप लोगों को लिख दिए, ठीक है। विभवांतर V1 V2 और क्या है, V3 है। क्या है, V1 V2 एवं V3 है तथा इससे धारा I प्रवाहित होती है, तथा इससे धारा I प्रवाहित होती है। ये हो गया क्लियर। अब देखिए क्या बोला, माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 एवं R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए इसको हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। श्रेणी क्रम में जोड़े, ठीक। यहाँ पे क्या है, बैटरी मान के चलिए, स्विच है यहाँ पे, आगे बढ़ा दें इसका हम, क्लियर। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हम लोग एम्पियर लगा देंगे इधर, ठीक। और क्या बोला गया, ये सब क्या हुआ, R1 R2 R3 V1 V2 V3 पूरा तो क्या जाएगा हम लोग का, B हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए, अतः ओम को नियम से, इसके बाद लिखिएगा, अतः ओम का नियम से क्या बोलता है, ओम का नियम क्या बोलता है, V1 = I/R1, इसको आप मानिए समीकरण 1, V2 = I/R2, इसको समीकरण 2, V3 = I/R3, समीकरण 3। ये क्लियर हो गया। इसको अपना उतार लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ेंगे, ठीक। ऊपर मिटा रहा, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 को जोड़ेंगे हम लोग, ठीक। तो V1 V2 V3 एक साइड में हो जाएगा, एक साइड में क्या हो जाएगा हम लोग का, IR1 + IR2 + IR3, V1 + V2 + V3 = क्या हो जाएगा हम लोग का, IR1 + IR2 + IR3, क्लियर। अब V1 V2 और V3, V1 V2 और V3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिर्फ V लिख सकते हैं ये फिगर से। तो क्या लिखें हम लोग, V लिखें, V = IR1 + IR2 + IR3 है ना हम लोग का उधर। तो वहाँ से देखिए क्या कॉमन निकलेगा हम लोग का, I कॉमन निकलेगा, I कॉमन निकलेगा, सबसे क्या जगह फिर अंदर में R1 + R2 + R3, सब में देखिए I है, इसीलिए I कॉमन निकालनी हम लोग। अब V बचा इधर,
और v बराबर लिख सकता हम लोग यहाँ पे, क्यों v को लिखे हम लोग, v1 v2 v3 बराबर v क्यों लिखेंगे, v इज इक्वल टू क्या आता है v1 प्लस v2 प्लस v3, इसीलिए हम लोग क्या लिखे सबके जगह v यूज किए। ठीक है, क्लियर हो गया बोला। उसके बाद देखिए, यदि a और b के सिरों के बीच विभवांतर v एवं धारा I हो तो ओम के नियम से क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर। क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर। इसको नीचे को मिटा लेते हैं एक बार, इसको लिख लीजिएगा फिर, और कॉपी में भी आप लोग नोट्स में दे देंगे हम। भैया जब हम लोग का वैल्यू निकले, इसको क्या मानेंगे हम लोग, समीकरण 4। ठीक, अब ये क्या बोला गया, यदि ए और बी के सिरों के बीच, ठीक, बीच का विभवांतर, ए और बी मानते हैं, ए और बी के बीच जो सिरा है, सिरा का बीच का विभवांतर क्या बोला जा रहा है, भी है। क्या है, भी है। इस सिरे का विभवांतर भी एवं धारा, धारा क्या है, आई। आई धारा यहाँ पे बह रहा ना, धारा आई। तो ओम का नियम से क्या होता है, भी इज इक्वल टू, उसका लिख लेते हैं। ठीक है, यदि ए और बी के सिरों के बीच, बी के सिरों के बीच या बी के सिरों के बीच विभवांतर, इसको भी बोलेंगे। ठीक है, विभवांतर भी एवं धारा आई, ठीक है, धारा आई हो तो ओम का नियम से, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत भी आई मान के चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला। ठीक है, ओम का नियम से क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू, इसका समीकरण उसका 4 माने थे, इसको मानेंगे हम लोग 5। ठीक है, अब देखिए समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से, इसको भी लिख देते हैं, समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से क्या हो जाएगा, समीकरण 4 और 5 से आई इज इक्वल टू, समीकरण 4 में क्या है, समीकरण 4 में क्या है, भी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं ना, भी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई आर इजिकल टू 4 और 5 में क्या बोला कि हम लोग भी इजिकल टू आई आर हुआ, उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे इधर हम लोग, आई ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई दिक्कत। अब देखिए इधर आई है तो R को अलग करेंगे हम लोग, R को अलग करेंगे, आई इजिकल टू क्या जगह, आई R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई दिक्कत। आई उधर क्या बट्टा चल जाएगा, आई और आई कट गया, तो R इजिकल टू क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर। तो यही तो हम लोग को निकालना ही था। तो देखिए आप लोगों के बोले वीडियो लंबा हुआ, या फिर देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बोर्ड छोटा होने की वजह से क्या हुआ, तो ऐसा नीचे से ऊपर गए, इसी वजह से आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा। तो पर आप लोगों को नोट्स, प्रॉपर नोट्स आप लोगों को यहाँ पे दे दिए हैं, बार बार बोल रहे हैं, यहाँ से आप लोग उतार लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत। हम लोगों का सेक्शन सी में जो 15 नंबर का क्वेश्चन था वो हो गया था। वो क्वेश्चन क्या था, सरणीक्रम संयोजन को परिभाषित करें, जो तो हम लोग परिभाषित कर चुके थे, उसको व्यंजक भी प्राप्त किए थे। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग ले लीजिए, VVI कितना नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग रिवीजन कीजिए, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस समीकरण सबको याद कीजिएगा, समीकरण का एक बार क्या जोड़ना है, फिर समीकरण 4 और 5 का मान बैठा से निकालिएगा ओम का नियम से, तो आप लोग का निकल जाएगा इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग हम बना देंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का 16 नंबर में क्या बोला गया है, देखते हैं 16 नंबर। ठीक, 16 में क्या बोला गया, दिए गए परिपथ आरेख में, एक आरेख देख परिपथ दिया गया, देखिए स्टेप से, कुछ स्टेप से यहाँ पे क्या होता है, स्विच होता है, बीच में का एम्पियर लगा दीजिए, ये परिपथ हम लोग का हो गया। और इससे देखिए कुछ स्टेप से ये पार्श्वक्रम है। ठीक,
ये कैसा है हम लोग का पार्श्व क्रम है, ठीक। इसको हम लिखते हैं R1 R2 R3, R1 R2 R3, ठीक। तो दिए गए परिपथ आरेख में प्रतिरोध क्या दिया गया, R1 R2 R3 के मान क्रमशः दिया गया, R1 R2 R3 का मान क्रमशः कितना दिया गया है, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है, तथा इन्हें 12 वोल्ट, कितना 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है, तथा एक क्या निकालना, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, ठीक। और बी नंबर में क्या निकालना है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालना है। और सी नंबर में लिखा है प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन कीजिए, बोला गया, ठीक है। ए बी करके हम लोग निकालते हैं सबका आंसर, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला गया था, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, पहला सॉल्व करते हैं, ठीक। सॉल्व यानी हल इसको बोलेंगे हम लोग, हल। क्या दिया गया हम लोग को वहाँ पे, R1 क्रमशः दिया गया था ना, R1 कितना है 5 ओम, R2 कितना दिया गया हम लोग का 10 ओम, R3 दिया गया हम लोग का 30 ओम, और यहाँ पे हम लोग वोल्ट दिया गया कितना 12 वोल्ट। अब क्या निकाला हम लोग का एन नंबर में क्या बोला गया था, एन नंबर में बोला गया है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना, यानी क्या निकालना हम लोग यहाँ पे, आर निकालना है ना, क्या निकालना है यहाँ पे हम लोग का एन नंबर, आर इजकल टू व्हाट, यानी आर निकालना हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा क्रम दिए है, सरणी क्रम से एक के बाद एक होता है, और पार्श्व क्रम में क्या होता है, वो समांतर में रहता है, तो पार्श्व क्रम में सजा हुआ है। तो पार्श्व क्रम का फॉर्मूला क्या था, 1/R1 × 1/R2 + 1/R3 होता ना, तो उसी फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/R इजकल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, कुछ नहीं, जिसका जहाँ वैल्यू आप पुट कर देंगे, 1/R का 1/R इजकल टू 1/R1, R1 कितना है 5 प्लस R2 कितना है 10, सॉरी ऊपर में क्या आ जाएगा 1/10, फिर यहाँ पे 1/ क्या आ जाएगा R3 कितना हम लोग का 12, दोनों का लॉस लेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 12 नहीं है 30 है, यहाँ पे क्या है 30, लॉस लेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो 1/R इजकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/ लॉस लेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 30 आ जाएगा, और 5 में 6 30 को भागा देंगे तो 6 प्लस 10 में 3 1, तो 1/R इजकल टू क्या निकला हम लोग का 6 3 और 10 बटा कितना है 30 0 कट गया, तो 1/R इजकल टू क्या जाएगा 1/3 हुआ, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इजकल टू क्या जाएगा हम लोग का 3 क्या निकला हम लोग का R क्या निकला 3 क्या हो जाएगा 3 ओम, यही क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो एक आंसर आ गया हम लोग का। सोल्व करने में किसी जगह दिक्कत होगा तो बोलिएगा कि सर इस जगह सोल्व में समझ में नहीं है, कुछ नहीं किया, बस R वाला हमने फॉर्मूला लगाया 1/ जो समांतर क्या पार्श्व क्रम में जो सजा हुआ है इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और जब उनका श्रेणी क्रम में होता है क्या लिखे थे R इजकल टू R1 + R2 + R3 लिखे थे, और इसमें क्या करना बस हम लोग को बटा में लिखना है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। उसी को यूज करते हैं हम लोग क्या निकालना है यहाँ पे ए का वैल्यू निकालनी है, अब आगे निकालेंगे हम लोग क्या, आगे निकालना आई निकालना है, आगे क्या निकालना हम लोग को आई निकालना है, ठीक है। उसको भी करते हैं, देखिए आगे यानी बी नंबर निकालना हम लोग के, बी नंबर में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे किसी भी हाल में हम क्या निकालना हम लोग यहाँ पे आई निकालना, ठीक है। सक जाएंगे वो भी निकालने के लिए, बस आप लोग लास्ट तक देखिए वीडियो को, ठीक, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे निकालना है इसको, बी नंबर में क्या बोला गया, देखिए बी नंबर में क्या निकालना हम लोगों को आई निकालना है। क्वेश्चन में देखिए बोला गया बी नंबर में कि परिपथ में प्रवाहित हेतु कुल विद्युत धारा, यानी क्या निकालना है आई निकालना है, तो कुल विद्युत धारा यानी क्या हो जाएगा हम लोग का आई इजकल टू V/R होता है, क्या होता है आई इजकल टू V/R। आई का वैल्यू क्या आई का वैल्यू नहीं पता हम लोग को, तो आई का आई लिखेंगे, और V का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे V कितना दिया गया 12 दिया हुआ ना 12, और R का वैल्यू निकालना भी हम लोग, बताइए R का वैल्यू कितना निकला हम लोग का 3 निकला ना 3, तो 3 4 12, तो आई इजकल क्या निकला हम लोग का 4, और हम लोग देखिए यहाँ पे क्या हम लोग का ये जो वैल्यू इसके क्या से हम लोग विद्युत धारा क्या से मापते हैं एम्पियर से मापते हैं, इसलिए 4 ये हो जाएगा, ये हम लोग का इसका आंसर,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसका सीन नंबर में क्या बोला गया देखिए, सीन नंबर में बोला गया है प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का परिकलन, प्रत्येक प्रतिरोध यानी R1 R2 R3 सबसे निकालना है। तो I1 इजगल टू I2 I3 करेंगे। जब I1 करेंगे I1 इजगल टू क्या हो जाएगा, जब I की है तो I का फॉर्मूला क्या होगा V/R, तो इसका क्या जाएगा हम लोग का V/ क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध बोला है यानी एक बार R1 लेंगे V/R1 इजगल टू V का वैल्यू कितना हम लोग का 12 और R1 का वैल्यू क्या हम लोग का, R1 का वैल्यू क्या था, R1 का वैल्यू 5। इसको जैसे डिवाइड करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा 2.4 एम्पियर। यही क्या गया हम लोग का आंसर। उसके बाद क्या हम लोग का I2 निकालना है। I2 के लिए क्या करेंगे, V का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं, V का वैल्यू कितना हम लोग का 12 लिख लेते हैं इसको भी V/R2। तो V का वैल्यू 12 और R2 का वैल्यू क्या हम लोग का 10। R2 का वैल्यू क्या हम लोग का 10, ये वाला था हम लोग का 5, ये वाला था 30, कितना जाएगा हम लोग का 10। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 1.2 एम्पियर। यही क्या हो गया हम लोग का आंसर। उसके बाद हम लोग का लास्ट है क्या I3 इजकल टू क्या जाएगा हम लोग का V/R3। V का वैल्यू 12, R3 का वैल्यू 30, 3 4 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 3 4 12 और उसके बाद आ जाएगा हम लोग का 0.4 ये आंसर। ठीक है, तो देखिए हम लोगों का ये जो कितना 16 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिख रहा था, तो क्वेश्चन का अपना रीडिंग कीजिएगा, समझिएगा क्या बोला जा रहा है, उसको समझिएगा तो आप लोग खुद बना सकिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग का 16 नंबर वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे आगे पीछे लिख रहे आप लोगों को दिक्कत होगा, पर आप लोगों को बता देंगे नोट्स आप लोगों को हम बार बार बोल रहे हैं कि नोट्स आप लोगों को दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का 17 नंबर में देखिए क्या बोला गया, उसका हम बोल देते हैं। 17 नंबर में क्या बोला गया, धातु एवं अधातु का क्या रासायनिक गुणधर्म के आधार पर क्या करना है, उसका हम लोगों का अंतर लिखना है। ठीक, धातु तथा अधातु के रासायनिक गुणों के आधार पर क्या अंतर लिखना है, तो अंतर हम लोग बोल देते हैं। धातु और धातु में अंतर, भौतिक गुण बोलेंगे तो आघात बढ़ जाता, तन्यता, ध्वनि वगैरह सब हो जाता भौतिक गुण में। और यहाँ पे क्या जगह हम लोग का रासायनिक गुण बोला गया, क्या लिखेंगे, धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, धातु के अंदर क्षारकीय ऑक्साइड बनाता है, जबकि अधातु अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। धातु क्षारीय और ये अधातु अम्लीय तथा उदासीन। धातुएं तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं, धातु क्या करता है तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, जबकि अधातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए उसमें हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होती। जब अभिक्रिया ही नहीं होगा तो विस्थापित कहाँ से होगा। फिर आगे देखिए तो तीसरा नंबर धातु में क्या बोला गया है, धातुएं उपचायक होती है, धातुएं क्या होती है उपचायक होती है, और अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। उसका उल्टा धातुएं क्या हो जाता है ऑक्सीकारक होती है। धातुएं क्लोरीन के साथ विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती है, धातुएं क्लोरीन के साथ विद्युत संयोजी क्लोराइड बनाती है। यह विद्युत संयोजी क्लोराइड विद्युत अपघटय परंतु अवाष्पशील होता है, वाष्पशील नहीं होता। ठीक है, और अधातु में क्या बोला गया है, अधातु क्लोरीन के साथ ससंयोजी यौगिक बनाती है जो विद्युत अनवघटय वाष्पशील होते हैं। तो देखिए धातु और धातु का क्या हुआ, ये रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हमने क्या किया, इसका हमने अलग किए, अंतर किए। तो इसके नोट्स आप लोगों को दे देंगे, वहाँ से आप उतार लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोर्ड में लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा आप लोगों के लिए, इसीलिए हम बोर्ड में नहीं बता रहे हैं। आगे क्या है, आहार श्रृंखला के बारे में पूछा गया 18 नंबर। देखते हैं 18 में क्या बोला गया है। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा उसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। ठीक है, आहार श्रृंखला क्या उसको समझते हैं। सबसे पहले आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव जीवमंडल को कोई संरचना प्रदान करते हैं और इसमें पोषी स्तर कहते हैं। देखिए पोषी स्तर किसको बोलेंगे, आहार श्रृंखला जो होता है उसमें उत्पादक और उपभोक्ता, जो उत्पाद करने वाले उत्पादक, उपभोक्ता जिसको ग्रहण करने वाले उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले, उसका जो स्थान को ग्रहण करने वाले जीवमंडल को कोई संरचना प्रदान करते हैं और इसे क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला का पहला स्थान उत्पादक का होता है, जो पहला स्टेज होता है किसका, तो उत्पादक का होता है। शाकाहारियों में सिर्फ उत्पादक पौधे उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जो जीव होता है उन लोगों का एकमात्र उत्पादक क्या होता है, पौधा होता है। शाकाहारी में सिर्फ उत्पादक क्या होता है, पौधा उपभोक्ता होता है। और मांसाहारी में श्रृंखला में उपभोक्ता अधिक होता है, मांसाहारी का जो श्रृंखला में उपभोक्ता अधिक होता है। देखते हैं कैसे, यहाँ पे देखिएगा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोग का देखिए सर्वोच्च मांसाहारी और यहाँ पे सांप जो हम लोग का एग्जाम्पल दिया गया, देखिए क्या 18 नंबर में। ठीक है,
क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, सर्वोच्च मांसाहारी यानी जो सबसे जो मांस खाने वाला ना, सर्वोच्च मांसाहारी, मांसाहारी। उसके बाद क्या है, सर्वोच्च मांसाहारी हुआ, उसके नीचे क्या आ जाएगा, मांसाहारी लिखते हैं, उसके नीचे मांसाहारी, उसके नीचे लिखेंगे हम लोग शाकाहारी, शाकाहारी। उसके नीचे लिखेंगे हम लोग उत्पादक, यानी उत्पादक को कौन ग्रहण करेगा, शाकाहारी जीव ग्रहण करेगा, उसको कौन करेगा, मांसाहारी जीव करेगा, और उसी मांसाहारी जीव को और भी उसके ज़्यादा जो सबसे बड़ा होगा वो मांसाहारी जीव उसको यूज कर, उसको मतलब क्या करेगा, उसका ग्रहण करेगा। आगे देखिए फिर भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखते सांप को लिखते हैं, किसमें, इसमें सांप। उसके नीचे लिखेंगे मेंढक, मेंढक। उसके नीचे लिखेंगे शाकाहारी में क्या लिखेंगे हम लोग, टिड्डा। उसके नीचे लिखेंगे हम लोग घास। अब देखिए घास को कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, ठीक है। टिड्डा को कौन खा रहा है, मेंढक खा रहा है। मेंढक कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। और सांप को फिर कौन खाता है, मोर। मोर को खाएगा कौन, लोमड़ी वगैरह सब खाएगा, यानी उन लोगों से क्या सर्वोच्च मांसाहारी हो जा रहा है, ठीक है। तो शाकाहारी में बोलेंगे उन लोगों का, देखिए वही चीज़ यहाँ पे बोला गया ना कि शाकाहारी में सिर्फ एक उत्पादक होता है। कोई शाकाहारी जीव है उसका सिर्फ एक उत्पादक होता है। शाकाहारी टिड्डा हुआ, इसकी सिर्फ घासी को खाएगा, किसी चीज़ को खाएगा नहीं, यानी इसका उत्पादक सिर्फ एक होता है। जबकि मांसाहारी लोगों का क्या था, अनेक होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम 8 नंबर खत्म हो गया। एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा। इधर देखिए क्या है, नोट्स आप लोगों को दे देंगे वाला। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग को 19 नंबर। 19 नंबर देखिए क्या पूछा गया है, देखते हैं। प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, प्रभावी लक्षण से आप क्या समझते हैं, उसका एक खंड में बोला गया मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी दोनों होते हैं, ठीक है। 19 का कौन नंबर को देखते हैं। जीवों के वे लक्षण, कोई भी ऐसे जीव है जिसका वे लक्षण जो विषम अवस्था में स्वयं को प्रकट करते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी लक्षण किसको बोलेंगे, जीवों के वे लक्षण जो विषम अवस्था में स्वयं को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं। वैसे लक्षण जो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में से दिखाई देती है, प्रभावी लक्षण कहलाती हैं, ठीक है। यानी वैसे लक्षण जो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में से दिखाई देती है, प्रभावी लक्षण कहलाती है। दोनों में से कोई गुण रहेगा तो प्रभावी, उसका जो प्रभाव पड़ा बोलेंगे उसी को बोले प्रभावी लक्षण। आगे क्या है, ख नंबर में बोला गया है, ख नंबर में मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी दोनों होते हैं, देखते हैं उसको। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बोने पौधे, लंबा पौधा लंबा गुण वाला पौधा पे, और जैसे हम हाइब्रिड और देसी बोलते हैं ना, तो हाइब्रिड लंबा होता है, तो लंबा पौधा भी और क्या बोना पौधा भी दोनों को लिया का संकरण कराया, तो उसे प्रथम संतति, जब पहला जो संतति मिला पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, तो पहला बार में उसका सब जितना पौधा जब बना ना सब क्या लंबा लंबा बने थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से इससे ये क्या पता चला कि दो लक्षण लिया ना, एक लंबा पौधा का भी दूसरा बोना पौधा का भी, दोनों का लक्षण लिया। दोनों था कि दो लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया, और दो को लक्षण लिया। एक क्या लिया, बड़ा पौधा के लिए, छोटा पौधा का लिया, दोनों का लक्षण को मिलाया, लेकिन क्या निकला, दोनों बड़ा बड़ा हुआ, मतलब छोटा बोना नहीं हुआ, सब क्या हुआ, लंबा लंबा हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि जो भी लक्षण दिखाई देगा, एक तो छोटा का दिखाई देगा या फिर लंबा का दिखाई देगा। तो वही बोला कि लक्षण क्या प्रभावी अथवा अप्रभावी दोनों होते हैं, वही चीज़ बोला गया। इसी के साथ आप लोगों का मॉडल सेट 1 साइंस का ख़त्म हो जाता है। तो सेट 1 सेट 2 पहली बार आप लोगों को वीडियो देना, हो सकता है मेरे लिए मेरे तरफ से कुछ गलत हो रहा होगा, यहाँ वहाँ बोलने का एक्सपीरियंस बोलें या फिर शायद कहीं समझाने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे आप लोगों को मेरे से जितना बेहतर आप लोगों को सिखाने का, ठीक है। तो अब फिर से अगला वीडियो आएगा, आप लोगों का सेट 2 आएगा, फिर सोशल साइंस का भी और ये आ जाएगा, ठीक। फिर से मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।